हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एसएससी स्टेनोग्राफर का दोस्तों आज जो कि एग्ज़ाम शुरू है और आज 10 दिसंबर जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आज मैंने कंडक्ट किया है, एक भी क्वेश्चन आपके एनालिसिस से नहीं है दोस्तों। उनसे संबंधित उन्हीं के आधारित पर मैं आपके लिए आधारित पेपर प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। यकीन मानना दोस्तों, आने वाले शिफ्टों के लिए मेरे दोस्त जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा कि हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। हूबहू मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ दोस्तों। आपके लिए करीब 10 से 15 नंबर की अगर मैं जुगाड़ कर सकता हूँ तो दोस्तों मैं करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं आज के किस लेवल के साथ क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो उन्हीं के आधारित पर पेपर बनाया गया। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 2011 में भारत की शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था, तो 31.16%। दोस्तों सेंसस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा गया था और आज के पहले शिफ्टों में आपके एग्जाम में सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया। 2011 जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने आज आपके आधारित पेपर में आपके लिए मैंने ये लेकर आया हूँ कि कितना प्रतिशत शहरी था, कितने प्रतिशत ग्रामीण था। दोस्तों 2011 जो जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो कुल शहरी आबादी 377 मिलियन जो कि 31.16% था। वहीं मैं बात करूं अगर शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत 2011 में 27.8% से लेकर 31.16% हो गया। दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपके शहरी पूछ ले तो ग्रामीण तो पूछ सकता है ना। अगर बात किए कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 62.17% आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक रहा था और वहीं बात करें तो 62.17 के साथ यानी सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके शहरी इतना रहा तो ग्रामीण इसमें से 100% में इसको आप घटा लीजिएगा, उसके अनुसार ग्रामीण आपका रह जाएगा। तो दोस्तों यकीन मानना आपके एग्जाम में 2011 जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सारा मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी लेवल के साथ पढ़ के जाना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1662 में कौन सा नियम बनाया गया था जो वह निष्कर्ष निकाला गया कि दबाव और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है, तो बॉयल का नियम। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जैसे न्यूटन का नियम, बॉयल का नियम, अवगाद्रो का नियम आपके एग्जाम में रहता है, स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर बात किया जाए 1662 में कौन सा नियम में बनाया गया था कि निष्कर्ष निकाला गया कि जो दबाव और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है, तो बॉयल के नियम में कहा गया था। अच्छा दोस्तों अगर मैं बात करूं गैसों के गुणों पर पहला विश्वसनीय माप 1662 में एंग्लो आयरिश वैज्ञानिक यानी कि रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया था। उनके द्वारा यानी प्रतिपादित कानूनों को बॉयल के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह नियम कहता है कि तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा दबाव इसकी मात्रा के एक उत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा दोस्तों उसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अवगाद्रो का जो नियम है ना, ये क्या कहता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में से सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। और उसी तरह से डाल्टन का नियम क्या कहता है कि अप्रतिक्रियाशील गैसों के नियम द्वारा लगाया गया कुल दबाव अलग अलग गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए चार्ल्स का नियम तापमान बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर में पूछा जाता है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा कि आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, मैंने वही क्वेश्चन को इकट्ठा करके लाया हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष ने यानी 86 में संविधान संशोधन जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और वह अधिनियम कब का था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों यकीन मानिएगा जितने भी आपके संविधान संशोधन और मुख्यतः आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा। 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने हेतु भाग थर्ड 21A में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया।
उसमें कहा गया कि 6 राज्य से, यानी कि राज्य जो 6 है ना, 6 से 14 वर्ष की जो आयु के सभी लोगों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया जाएगा। मूल रूप से भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समान पहुंच के लिए समान राज्य वित्तीय घोषित किया गया था। वहीं आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लाया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया। दोस्तों आपके लिए आर्टिकल जो कि 30 में पूछ सकता है, तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार आपके आर्टिकल 30 के लिए बताया गया, 30 में है ना। और वहीं बताया गया है कि आर्टिकल 45 में ये कहा गया कि हर 6 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान आपके आर्टिकल 45 में है। वहीं आर्टिकल 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ाना, ये आर्टिकल 46 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 51 के तहत कहा गया है कि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को अवसर प्रदान करने के लिए आर्टिकल 51 के तहत कहा गया। दोस्तों मैं आपके लिए कहा ना कि जितने भी आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ के जाइएगा, उनके आधारित पर मैंने आपके लिए एक आर्टिकल का क्वेश्चन लेकर आया। दोस्तों एक हरित क्रांति से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का अर्थ क्या है, तो हाई, हाई जो है ना, सो HYV में H का अर्थ है हाई। दोस्तों अगर हरित क्रांति की शुरुआत बोले तो 1966 में हुआ था और नॉर्मन बोरलो के आने की द्वारा जो कि हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। अगर भारत में पूछे तो स्वामीनाथन को, जिसे कि भारत का जनक कहा जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलो को जाना जाता है। दोस्तों भारत में जो कि MS स्वामीनाथन द्वारा सफल बनाया गया था हरित क्रांति, और हरित क्रांति शब्द की मैं बात करूं तो विलियम गोडे द्वारा गढ़ा गया था। वहीं बात करते हैं कि हरित क्रांति की उपलब्धि अनाज के उत्पादन में, विशेष रूप से गेहूं और चावल में वृद्धि करना, जो कि हरित क्रांति का एक मुख्य उपलब्धि माना जाता है। वहीं मैं बात करूं तो गेहूं के पक्ष में फसल प्रतिरूप में बदलाव और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुआ है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पीली क्रांति अगर पूछे कि उत्पादन, तो तिलहन क्रांति को ही पीली क्रांति कहा जाता है। नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति पूछे तो दूध से संबंध है मेरे दोस्त। अगर पूछे रजत फाइबर क्रांति तो कपास से, और गुलाबी जो कि क्रांति प्याज से। दोस्तों अगर पूछे श्वेत क्रांति दूध से है, रजत क्रांति जो कि कपास से है, उसी तरह से एक रजत क्रांति अंडे से भी संबंध है ना मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। गुलाबी क्रांति प्याज। दोस्तों ये तो मैंने आपको क्रांति और उनके उत्पादन का नाम बताया। दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीले क्रांति का जनक, नीले क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक, रजत क्रांति का जनक, गुलाबी क्रांति के जनक। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से भी पढ़ के जाइएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। पंचवर्षीय से भी बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट जो कि कृषि पे आधारित था, सेकंड आपके उद्योग पे आधारित था, थर्ड आपके दोनों को मिला के किया था। 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक और दक्षिणी पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा कराता है, तो उत्तर पूर्व मानसून। दोस्तों अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे होंगे आपके स्टेनोग्राफर का, तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कला मंडलम जो कि रमन कुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस वर्ष कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से पुरस्कार किया गया, 2004। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया हूँ ताकि जितने भी अभी भारत में अभी 8 शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित उन्हें कब भारत रत्न मिला, कब उसे संगीत नाटक अकादमी मिला, कब उसे पद्मश्री, कब उसे पद्म विभूषण। आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी LP, RPF, SI और अभी आने वाले MTS में जो एग्जाम हो चुका है उनमें बहुत बार पूछा गया, तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसीलिए मैंने लाने का क्वेश्चन मात्र और मात्र आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करगा जो उत्सव है सो कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में जो कि 11 दिन के लिए करगा महोत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में पूछे तो कैलफोद उत्सव आ जाएगा, है ना। अगर पूछे तो वीरगासे उत्सव आ जाएगा।
अगर पूछे तो बेलाट उत्सव आ जाएगा, कृष्ण पारिजात उत्सव आ जाएगा। तो ये सारा का सारा कर्नाटक का उत्सव है और जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि आपके एग्जाम में ओणम फेस्टिवल का क्वेश्चन आया था कि ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल से संबंधित आया था। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। बैसाखी पूछे तो पंजाब का। अगर मैं बात करूँ ओणम जो कि केरल का, अगर पूछे ओणम कितने दिन तक मनाया जाता है, तो 10 दिन मनाया जाता है ना, 10 दिन मनाया जाता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो राजा बलि है ना, उनके स्वागत, जो कि वामन जाता राजा बलि, उनके स्वागत के लिए ओणम फेस्टिवल का आयोजित किया जाता है। वहीं अगर पूछूँ तो बिहू असम में मेरे दोस्त नुआखाई हो जाएगा, बाघा नृत्य आ जाएगा, दसकठिया नृत्य आ जाएगा, सारा उड़ीसा में मनाया जाता है। वहीं जो कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर्स आ जाएगा दोस्तों, गुड़ी पड़वा आ जाएगा। अगर पूछे उगादी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो फ्लेमिंगो उत्सव हो जाएगा, कल्याणम उत्सव आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके फेस्टिवल से संबंधित, उनकी संबंधित राज्य से संबंधित, मेरा क्वेश्चन लाने का मात्र इतना कि आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछा गया था फेस्टिवल से संबंधित, इसलिए मैंने लाया कि आप भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ही मेरे दोस्त आपको करके आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी। 1956 जो कि मेलबर्न में जो आयोजित हुआ था ना, उस समय भारत की जो फुटबॉल टीम है ना, सो 4th स्थान पर रहा था। अगर मैं बात करूं कि 1956 में जो ओलंपिक मेलबर्न हुआ था ना, उसमें ये मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित किया गया था। दोस्तों आज के शिफ्टों में क्वेश्चन आया था कि विंबलडन से संबंधित क्वेश्चन आया था। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी जो कि विंबलडन 1877 में शुरू किया गया था, है ना। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित हो या खेल से संबंधित हो, थोड़ा पीछे वाला पूछ रहा है। तो आपके एग्जाम में ओलंपिक से संबंधित फुटबॉल हमारे भारतीय टीम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, आपके लिए मैंने ये चुन चुन कर लाया हूँ क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं बात करें 1956 में आने के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने हॉकी में एक एकल स्वर्ण पदक जीता था। वहीं मैं बात करूं भारत की फुटबॉल टीम जो कि 1948 में पहली बार ओलंपिक में फुटबॉल खेला था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ओलंपिक में भारत की टीम पहली बार कब खेला था, तो 1948 में। वहीं बात करें 1956 में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचकर चौथे स्थान पर रहा था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये अभी क्वेश्चन मैंने लाया हूँ। वहीं 1960 के बाद भारत ने फुटबॉल में ओलंपिक में भाग फिर नहीं लिया। ये आपके पॉइंट में याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हरभजन सिंह। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, अभी आपके हिमाचल प्रदेश से जो कि मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्टों में। दोस्तों मैं आपको ये कहता हूँ कि जितने भी अभी वर्तमान में नियुक्तियाँ हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ है, उन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम जो अभी स्टेनोग्राफर का थोड़ा पिछला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा इसलिए आप करंट का पिछला वाला क्वेश्चन लेकर आइएगा। मेरा क्वेश्चन लाने का सिर्फ आपको दिखाना है कि हाँ आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट का हत्या करके और अपना राज्य घोषित यानी कि स्थापित कर दे, तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र जो शुंग है ना, सो शुंग वंश के संस्थापक। अगर मैं बात करूं जो पुष्यमित्र शुंग है ना, 185 ईसा पूर्व से मौर्य वंश को हटाकर की थी। और वहीं मैं बात करूं 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। अगर मैं बात करूं शुंग वंश में 10 शासक हुआ था, जिन्होंने कुल मिलाकर 112 वर्षों तक शासन किया। वहीं मैं बात करूं तो पाटलिपुत्र शुंग वंश की जो कि राजवंश की एक राजधानी था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि आज के पेपर जिस प्रकार से जो कि पूछा गया, उसमें से आपके स्पोर्ट्स जो कि खेल से संबंधित था, विंबलडन से क्वेश्चन आया था, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूछा गया था। एक केरल से फेस्टिवल का क्वेश्चन पूछा गया था। एक जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं बात करूं दोस्तों तो आपके जैसे कि नहीं कहते हैं आपके मतलब लगभग यूँ मान लो दोस्त, आपके फेस्टिवल हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया और सेंसस हो गया, इन सभी से क्वेश्चन आपके मिला जुला के बहुत क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो आप सब आपके लिए मैं इसी तरह से हमेशा आधारित पेपर प्रश्न लाऊंगा दोस्त, क्योंकि एनालिसिस मना है ना, तो मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच।